मुंबई के सोहनपुर नाम के एक गांव में रहती थी विधवा हिमांशी चौहान। उम्र अभी अभी 40 पार की थी। हिमांशी का रंग अभी भी गुलाबी था। 15 साल की विधवापन ने उसके जिस्म को और भरा भरा बना दिया था। सूती साड़ियाँ वह इस तरह लपेटती कि पेट की नरमी साड़ी के पल्लू से हल्की हल्की झलकती। गले में हमेशा मंगलसूत्र रहता, पर अब उसकी मोटी चेन काले धागे में बदल चुकी थी। गांव की औरतें उससे जलती भी थीं और प्यार भी करती थीं। जलती इसलिए कि शहर से आई थी, गोरी थी, बात करने में शहरी लहजा था। प्यार इसलिए कि वह किसी से ऊंच नीच नहीं करती थी। 15 साल पहले उसका पति रेल हादसे में चल बसा था। उस वक्त उसका बेटा रोहन सिर्फ 10 साल का था। रोहन अब विदेश में बस चुका है, अच्छी नौकरी करता है, हर महीने मोटी रकम भेजता है। पहले हिमांशी शहर में किराए के मकान में रहती थी, पर 2 साल पहले उसने गांव में 3 मरला का पुराना मकान खरीद लिया। सामने आंगन, पीछे छोटा सा सहन, बगल में 2 कमरे और एक रसोई। उसके ठीक बगल वाले मकान में रहता था संजय। उम्र 19 साल। पढ़ाई में ठीक ठाक था, पर मन खेतों में ज़्यादा लगता था। उसका बाप कई साल पहले दुबई चला गया था, माँ गांव में ही थी। संजय लंबा चौड़ा था, कसरती बदन, गेहुआ रंग और आंखें ऐसी कि एक बार देख लो तो याद रह जाएं। गांव के लोग मजाक में कहते, ये लड़का तो अभी से मर्दों को मात दे रहा है। एक शाम की बात है। सर्दी का मौसम था। हिमांशी टीवी देख रही थी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और छत पर लगा एंटेना हिल गया। आवाज़ चली गई, सिर्फ बर्फीली स्क्रीन रह गई। हिमांशी ने 2-3 बार रिमोट दबाया, फिर बाहर निकली। छत पर चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। उसने बगल वाले दरवाजे पर दस्तक दी। संजय बाहर आया, सिर्फ बनियान और लोअर पहने था। उसका बदन चमक रहा था। हिमांशी ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा। उसकी सांस एक पल को रुक सी गई। हिमांशी ने कहा, बेटा, हमारे यहाँ टीवी की आवाज़ चली गई है। छत पर एंटेना हिल गया लगता है, तुम देख लोगे क्या? संजय ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोला, आंटी जी आप चिंता मत करो, मैं अभी देखता हूँ। हिमांशी ने उसे अंदर आने दिया। संजय सीढ़ी लेकर छत पर चढ़ गया। हिमांशी नीचे खड़ी देखती रही। उसकी नज़र संजय के चौड़े कंधों पर अटक गई। बनियान के नीचे उसकी कमर पतली थी। फिर हिमांशी ने जल्दी से नज़रें फेर लीं। 10 मिनट में काम हो गया। संजय नीचे उतरा। उसके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें थीं। हिमांशी ने रुमाल निकाला और बिना सोचे उसका माथा पोंछ दिया। संजय एकदम से सिहर गया। उसकी आंखें हिमांशी की आंखों में टकराईं। 2 पल कोई बोला नहीं। हिमांशी ने खुद को संभाला और बोली, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, चाय पियोगे? संजय ने कहा, आंटी जी चाय तो बनती है। रसोई में हिमांशी चाय बना रही थी। संजय दरवाजे पर खड़ा देख रहा था। हिमांशी की साड़ी का पल्लू बार बार सरक रहा था। संजय की नज़रें वहाँ चिपक जाती, फिर झेंप जाता। हिमांशी को पता था कोई देख रहा है। उसने जानबूझकर पल्लू नहीं संभाला। चाय पीते हुए दोनों बातें करने लगे। हिमांशी ने पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है? संजय ने कहा, बस ठीक ठाक आंटी जी, अब तो मन खेतों में ज़्यादा लगता है। हिमांशी ने हंसते हुए कहा, अरे अभी तो तुम्हारी उम्र है पढ़ने लिखने की, खेत तो बाद में भी संभाले जा सकते हैं। संजय ने चाय का कप रखा और बोला, आंटी जी आप अकेली रहती हो ना, कभी कुछ काम हो तो बेझिझक बुला लिया करो, मैं तो बगल में ही हूँ। हिमांशी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, ठीक है बेटा, अब तुम्हें ही मेरा सहारा बनना पड़ेगा। उस दिन के बाद बातें बढ़ने लगीं। सुबह सुबह संजय आंगन में झाड़ू लगा देता। कभी हिमांशी के लिए बाजार से सामान ले आता। हिमांशी उसे खाने को कुछ न कुछ खिलाती। गांव के लोग देखते, मुस्कुराते, कुछ कुछ कहते भी, पर हिमांशी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन हिमांशी कपड़े धो रही थी। सहन में टब रखा था। संजय आया और बोला, आंटी जी पानी कम पड़ गया लगता है, मैं कुएं से भर लाता हूँ। हिमांशी ने कहा, अरे रहने भी दो, मैं मंगवा लूँगी। संजय ने कहा, नहीं आंटी जी आप आराम करो। न वो बाल्टी लेकर कुएं पर चला गया। जब लौटा तो उसकी बनियान पूरी गीली हो चुकी थी, बदन से चिपक गई थी। हिमांशी ने देखा तो उसका दिल जोर से धड़क गया। संजय ने बाल्टी रखी और बोला, लो आंटी जी पानी। हिमांशी ने कहा, तुम भी पूरी तरह भीग गए, जाओ कपड़े बदल लो वरना सर्दी लग जाएगी। संजय ने शर्माते हुए कहा, आंटी जी आपकी ही सेवा में तो भीगा हूँ। हिमांशी हंस पड़ी। उसने अंदर जाकर एक पुराना कुर्ता निकाला और बोली, ये लो मेरे बेटे का है, तुम्हारे ऊपर फिट आ जाएगा। संजय कमरे में गया बदलने। हिमांशी बाहर खड़ी रही।
उसका दिल कुछ कुछ कह रहा था। जब संजय बाहर आया तो कुर्ता उसके बदन पर ऐसा लगा जैसे कोई मर्द पहली बार उसके घर। हिमांशी ने नज़रें नीची कर लीं। फिर धीरे धीरे रातें भी बातों में कटने लगीं। हिमांशी छत पर कपड़े सुखाने जाती तो संजय भी अपनी छत पर आ जाता। दोनों दीवार के सहारे खड़े होकर बातें करते, कभी चांद को देखते, कभी तारों को। हिमांशी को लगता 15 साल बाद उसकी ज़िंदगी में कोई अपना साया लौट आया है। एक रात बहुत ठंड थी। हिमांशी छत पर थी। संजय भी आ गया। दोनों कंबल ओढ़कर दीवार से सटकर बैठ गए। हिमांशी ने कहा, संजय, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? संजय ने कहा, आंटी जी, आपके पास बैठा हूं तो ठंड कहाँ लगेगी? हिमांशी ने उसकी तरफ देखा। संजय की आंखें चमक रही थीं। हिमांशी ने धीरे से अपना कंबल उसकी तरफ सरकाया। अब एक ही कंबल में दोनों थे। उनके कंधे आपस में टच हो रहे थे। हिमांशी की सांस तेज चलने लगी। संजय ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। उस रात हिमांशी सो नहीं पाई। 15 साल बाद कोई मर्द इतने करीब था, पर उसने खुद को बहुत समझाया। नहीं हिमांशी, ये गलत है। ये बच्चा है, तेरे बेटे के बराबर है। अगले दिन सुबह संजय फिर आया। हिमांशी ने उसे देखते ही नज़रें झुका ली। संजय ने कहा, आंटी जी, रात को नींद आई कि नहीं? हिमांशी ने कहा, हाँ बेटा, बहुत अच्छी नींद आई, पर उसकी आवाज़ में झिझक थी। संजय ने समझ लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी जी, अगर कभी रात को डर लगे तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। हिमांशी ने कहा, अब डर किस बात का है बेटा, तुम तो बगल में ही हो। फिर धीरे धीरे गांव में बातें होने लगीं। कोई कहता, वो शहर वाली विधवा अब संजय को फंसा रही है। कोई कहता, अरे संजय भी कम नहीं, रोज़ उसके घर जाता है। हिमांशी को सब पता था, पर वह चुप रहती। संजय को भी पता था, पर वह कहता, आंटी जी, लोगों की बातों का क्या, हम तो साफ हैं। एक दिन हिमांशी को चिट्ठी आई। रोहन ने लिखा था कि वह शादी करने वाला है। हिमांशी खुश भी हुई और उदास भी। उसे लगा अब सचमुच वह अकेली रह जाएगी। उसने संजय को चिट्ठी दिखाई। संजय ने पढ़ी और चुप हो गया। फिर बोला, आंटी जी, रोहन भैया खुश हैं तो हमें भी खुश होना चाहिए। हिमांशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पर बेटा, अब तो सचमुच मैं अकेली हो जाऊंगी। संजय ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, आंटी जी, जब तक मैं जिंदा हूँ आप अकेली नहीं हो। उस पल हिमांशी का दिल डूब गया। उसने संजय के हाथ को दबाया और कहा, सच कह रहा है ना? संजय ने कहा, पूरा सच आंटी जी। फिर दोनों चुप हो गए। बाहर बरगद के पेड़ पर कौए बोल रहे थे। हिमांशी का हाथ अभी भी संजय के हाथ में था। उस दिन के बाद से हिमांशी के घर का दरवाज़ा संजय के लिए 24 घंटे खुला रहने लगा। संजय भी अब बिना पूछे आता, चाय पीता, कभी खाना खा लेता, कभी हिमांशी के साथ आंगन में बैठकर पुरानी फिल्मी गाने सुनता। हिमांशी को अब अपने कमरे में अकेले सोने में डर नहीं लगता था। उसे पता था कि दीवार के पार कोई अपना है। संजय की माँ को भी सब पता था। पहले तो वह बिगड़ी, चिल्लाई, ये शहर वाली तेरे दिमाग पर चढ़ गई है। पर संजय ने एक ही बात कही, माँ, वो मेरी माँ जैसी हैं। अगर तुझे बुरा लगता है तो मैं तेरे सामने कसम खाता हूँ, उनके साथ कभी गलत नहीं करूँगा। माँ चुप हो गई। उसे भी पता था कि बेटा झूठ नहीं बोलता। फिर गर्मियाँ आने लगीं। दिन बड़े हो गए। एक दोपहर हिमांशी सहन में चारपाई डालकर लेटी थी। पंखा धीरे धीरे चल रहा था। उसका पल्लू सरका हुआ था। दरवाज़ा खुला था। संजय बिना आवाज़ किए अंदर आया और उसे ऐसे देखकर एकदम ठिठक गया। संजय की सांस रुक गई। हिमांशी ने आंखें खोली और उसे देखकर हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से साड़ी ठीक की और बोली, अरे संजय, तू कब आया? आवाज़ भी नहीं दी। संजय ने नज़रें नीची कर लीं और बोला, सॉरी आंटी जी, दरवाज़ा खुला था तो मैं सोचा मैं बाद में आता हूँ। हिमांशी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पागल, अब क्या शर्मा रहा है? तू तो रोज़ आता है, बैठ ना। संजय चारपाई के किनारे पर बैठ गया। हिमांशी ने साड़ी ठीक की, पर पल्लू जानबूझकर थोड़ा नीचे रखा। उसकी गहरी गर्दन और हुक दिख रहा था। संजय की नज़र बार बार वहीं जा रही थी। हिमांशी ने देख लिया। उसने धीरे से कहा, क्या देख रहा है बेटा? संजय लाल हो गया और बोला, कुछ नहीं आंटी जी, बस यूं ही। हिमांशी ने हंसते हुए कहा, अब मैं तेरी माँ जैसी हूँ ना? संजय ने सिर झुकाकर कहा, हाँ आंटी जी, बिल्कुल माँ जैसी। पर उसकी आवाज़ में कुछ और था। हिमांशी ने भी महसूस किया।
उसने बात बदल दी और बोली, चल ठंडा ठंडा शरबत पिला देती हूँ। फिर रसोई में दोनों साथ साथ शरबत बनाने लगे। हिमांशी ने गिलास में बर्फ़ डाली। संजय पीछे खड़ा था। हिमांशी ने जैसे ही पीछे मुड़ना चाहा, संजय से टकरा गई। उसका बदन संजय के सीने से लग गया। एक पल को दोनों रुक गए। फिर अचानक हिमांशी ने खुद को पीछे खींचा और बोली, बेटा ये ठीक नहीं। संजय ने सिर झुकाकर कहा, माफ़ करना आंटी जी, मैं चला जाता हूँ। हिमांशी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं संजय, तू कहीं नहीं जाएगा। बस हम दोनों को संभलना होगा। तू मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। संजय ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आंटी जी, मैं भी आपको कभी नहीं खोना चाहता। उस दिन के बाद दोनों ने एक अनकही लकीर खींच दी। नज़दीकी बढ़ी, पर हाथ बढ़ाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। संजय अब हिमांशी के सारे काम खुद करने लगा। खेत की रखवाली, कागज़ पत्तर, बैंक का काम, यहाँ तक कि हिमांशी की दवाइयाँ भी वही लाता। हिमांशी उसे प्यार से मेरा राजा कहती। संजय हंस देता। एक दिन हिमांशी को रोहन का फ़ोन आया। रोहन ने कहा कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। हिमांशी बहुत खुश हुई। उसने संजय को बताया। संजय ने कहा, आंटी जी, अब तो आपको पोता होने वाला है। आपको विदेश जाना चाहिए। हिमांशी चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, मैं वहाँ जाकर करूँगी क्या संजय? मेरा घर तो अब यही है और तू यहाँ है ना। संजय ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। फिर धीरे धीरे हिमांशी को अपनी सेहत की चिंता होने लगी। रात को पैरों में दर्द होने लगा, कभी सीने में घबराहट होती। डॉक्टर ने कहा, बीपी की दवा शुरू कर दो, अकेले रहोगी तो तकलीफ़ बढ़ेगी। हिमांशी ने संजय को बताया। संजय ने कहा, आंटी जी, अब आप अकेली नहीं रहोगी, मैं आपका सारा हिसाब किताब देख लूँगा। एक दिन हिमांशी ने संजय को अपने पास बुलाया और बोली, सुन संजय, मैंने वकील से बात की है। मेरी सारी ज़मीन, मकान, बैंक बैलेंस सब तेरे नाम कर रही हूँ। संजय चौंक गया और बोला, आंटी जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये सब आपका है। हिमांशी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, नहीं बेटा, मेरे पास रोहन है, पर वो दूर है। मेरी असली ज़रूरत तू है। तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है। मुझे एक बेटे की ज़रूरत थी, वो बेटा तू है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद ये सब तेरा हो। संजय की आंखें भर आईं। उसने हिमांशी के पैर छुए और बोला, आंटी जी, नहीं, अब से आप मेरी माँ हो। मैं आपको माँ कहूँगा। हिमांशी ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए कहा, हाँ बेटा, आज से तू मेरा बेटा है। उस दिन के बाद गांव में बात फैल गई कि हिमांशी ने संजय को गोद ले लिया है। कागज़ हुए। हिमांशी ने संजय का नाम अपने सारे कागज़ों में लिख दिया। संजय अब हिमांशी को माँ जी कहने लगा। हिमांशी की आंखों में सुकून था। संजय की माँ भी अब खुश थी। वह खुद हिमांशी के घर आने लगी। दोनों औरतें साथ बैठकर बातें करतीं। गांव के लोग जो पहले कानाफूसी करते थे, अब कहते, देखो शहर वाली ने कितना अच्छा किया, संजय को बेटा बना लिया। रात को हिमांशी और संजय फिर छत पर बैठते। अब कंबल एक ही होता, पर अब उसमें माँ बेटे का प्यार था। हिमांशी संजय के कंधे पर सिर रखकर सो जाती। संजय उसके बालों में उंगलियां फेरता और धीरे धीरे उसे कमरे में लिटाता। एक शाम हिमांशी ने संजय से कहा, बेटा अब तू शादी कर ले, तेरी उम्र हो गई। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मेरी शादी तो हो चुकी है आपसे। अब मेरी जिम्मेदारी आप हो। जब तक आप हैं, मैं किसी और को नहीं ला सकता। हिमांशी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने संजय को सीने से लगा लिया और बोली, भगवान करे मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। गांव में अब कोई गलत बात नहीं करता था। ये था माँ बेटे का रिश्ता। और सचमुच हिमांशी को अपना बेटा मिल गया था, संजय को अपनी माँ। दोनों एक ही घर में, एक ही छत के नीचे माँ बेटे की तरह रहने लगे। फिर हिमांशी की सेहत दिन ब दिन ठीक होने लगी। संजय की ज़िंदगी में सुकून आ गया। बस यही थी उनकी कहानी। बस दिल से दिल तक एक रिश्ता बन गया, जो न ख़त्म होने वाला था, न कोई उसे समझा सकता था। समाप्त।